जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है NCERT ज्ञान। दोस्तों आज हम करेंगे चैप्टर 6 ऊतक यानी टिश्यूज़। इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर 5 को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ये चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको पता ही है कि हमने हमारे चैनल पर साइंस वन लाइनर सीरीज़ को शुरू किया है। अभी पीछे हरियाणा कॉमन एलिजिबल टेस्ट हुआ था, उसमें बहुत सारे प्रश्न 9वीं क्लास की जो साइंस है NCERT साइंस उसमें से पूछे गए थे। इसी वजह से हमने पूरी 9th क्लास की साइंस और पूरी 10वीं क्लास की साइंस को वन लाइनर फॉर्म में तैयार किया है, जो आपको हमारे चैनल पर हर दिन मिलेगी। इससे आप आने वाले जो हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और जो बच्चों के आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो अभी फरवरी में ही उनकी डेट शीट आ गई है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा और कंप्लीट देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। चलिए आज का छठा जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य में गति किन कोशिकाओं के फैलने और सिकुड़ने से होती है? इसका उत्तर है पेशीय कोशिका। देखिए दोस्तों, मनुष्य में गति का मतलब है जैसे कि हम चलते हैं, अपनी बाजू को हिलाते हैं, कोई काम करते हैं, यानी कि जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक या अनैच्छिक दोनों ही पेशीय कोशिकाओं की वजह से ही होती है। तो पेशीय कोशिका सिकुड़ती है और फैलती है, उसी वजह से जो शरीर है उसमें गति आती है। चलिए दूसरा प्रश्न है, सूचना या संदेशों की वाहक कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है तंत्रिका कोशिकाएं। और जो हमारा मस्तिष्क यानी कि दिमाग है वो भी तंत्रिका कोशिकाओं से ही मिलकर बना है, जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारे शरीर में किसी अंग में कोई चोट आती है या हम कुछ महसूस करते हैं तो उसकी सूचना जो मस्तिष्क को जाती है वो तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से ही जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन कौन करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है रुधिर यानी कि रक्त। तो जो रुधिर या रक्त होता है दोस्तों वो ऑक्सीजन के अणु, भोजन के अणु, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है, यानी कि पूरे शरीर में उसका भ्रमण करवाता है, उसको वहन करते हुए पूरे शरीर में घूमता है। चौथा प्रश्न है, शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं ऊतक। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो ऊतक जो है वो कोशिकाओं का समूह है, यानी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है। पांचवा प्रश्न है, रक्त, फ्लोएम तथा पेशी किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है ऊतक के। तो दोस्तों रक्त भी एक ऊतक है जो तरल संयोजी ऊतक माना जाता है, और जो फ्लोएम है और पेशी है ये भी दोनों ऊतक हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है, पौधों के अधिकांश ऊतक कैसे होते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है मृत। सातवां प्रश्न है, जंतुओं के अधिकांश ऊतक कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर है जीवित। प्रश्न नंबर 8 है, ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका उत्तर है 2 भाग, वृद्धि अथवा विभाज्योतक, और नंबर 2 है स्थायी ऊतक। देखिए दोस्तों, जहाँ भी पौधे में वृद्धि होगी यानी वृद्धि वाला स्थान होगा वहाँ पर वृद्धि ऊतक या फिर उसको बोलते हैं विभाज्योतक, वो पाया जाता है। और विभाज्योतक एक बार विभाजित होने के बाद स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। तो 9वां प्रश्न है, पौधों में विभाजित होकर वृद्धि करने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? अभी हमने आपको बताया कि इनको विभाज्योतक बोलते हैं। 10वां प्रश्न है, विभाज्योतक की उपस्थिति के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर है 3 भागों में। तो पहला है शीर्षस्थ, यानी कि जो टिप होता है पौधे का उसमें। दूसरा है कैम्बियम यानी कि पार्श्वीय, और तीसरा है अंतर्विष्ट। तो दोस्तों ये 3 स्थान है जो पौधे के अंदर जहाँ पर विभाज्योतक पाया जाता है, इन तीनों स्थानों पर पाया जाता है। 11वां प्रश्न है, प्ररोह, जड़ों एवं तने की वृद्धि वाले भाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है जो लंबाई में वृद्धि करता है? तो दोस्तों इसका नाम है शीर्षस्थ विभाज्योतक।
देखिए, अभी हमने आपको बताया जो शीर्षस्थ यानी कि जो टिप में पाया जाता है पौधे की, ये उत्तक प्ररोह यानी कि जिसको हम टिप बोलते हैं, वहाँ पर जड़ें और तने की जो वृद्धि वाला भाग है उस भाग में पाया जाता है और उस भाग की लंबाई में वृद्धि करता है। प्रश्न नंबर 12 है, तने की परिधि या मूल की वृद्धि किस कारण होती है? तो इसका उत्तर है पार्श्व विभाज्योतक, जिसको हम कैम्बियम बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जो शीर्षस्थ विभाज्योतक था वो प्ररोह की, जड़ों की और तने की लंबाई में वृद्धि करता है, लेकिन तने की जो परिधि है, जो उसकी गोलाई है, जो उसकी मोटाई है, उसमें वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक की वजह से होती है, जिसको कैम्बियम उत्तक भी बोलते हैं। 13वां प्रश्न है, पत्तियों के आधार में या टहनी के परों में इंटरनोड में के दोनों ओर कौन सा विभाज्योतक उपस्थित होता है? तो इसका उत्तर है अंतर्विष्ट विभाज्योतक। 14वां प्रश्न है, विभाज्योतक की कोशिका विभाजित होकर कैसा उत्तक का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर है स्थायी उत्तक। हमने आपको बताया था कि विभाज्योतक की कोशिका एक बार विभाजित होने के बाद पुनः विभाजित होने की क्षमता खो देती है और वहां पर स्थायी उत्तक का निर्माण कर देती है। तो 15वां प्रश्न है, विभाज्योतक की कोशिकाओं के स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है विभेदीकरण। देखिए दोस्तों, विभाज्योतक जो है वो विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती हैं और एक बार विभाजित होने के बाद वो स्थायी रूप ग्रहण कर लेती हैं, यानी कि उनका स्थायी उत्तक बन जाता है और उस प्रक्रिया को बोलते हैं विभेदीकरण। 16वां प्रश्न है, कोशिकाओं की जो परतें उत्तक के आधार या पैकिंग का निर्माण करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे बोलते हैं पैरेंकाइमा उत्तक। 17वां प्रश्न है, पैरेंकाइमा कैसा उत्तक है? तो इसका उत्तर है स्थायी उत्तक। 18वां प्रश्न है, जिन पैरेंकाइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है क्लोरेकाइमा यानी कि हरित लवक। प्रश्न 19 है, जलीय पौधों में पैरेकाइमा की कोशिकाओं में हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, ऐसे पैरेकाइमों को क्या कहते हैं? और जो ये गुहिकाएं होती हैं दोस्तों, ये उन जलीय पौधों को पानी में तैरने में सहायता करती हैं। तो ऐसे पैरेकाइमा को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है एरेकाइमा। 20वां प्रश्न है, पौधों में लचीलेपन किस ऊतक के कारण होता है? यानी कि जो पौधे लचीले होते हैं वो किस कारण होते हैं? तो इसका उत्तर है कालेंकाइमा के कारण। ये कालेंकाइमा भी दोस्तों एक ऊतक है। प्रश्न नंबर 21 है, नारियल के रेशे युक्त कठोर और मजबूत छिलके में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसका उत्तर है स्क्लेरेकाइमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको आपके एग्जाम में दिख सकता है। जो नारियल का छिलका होता है दोस्तों वो बहुत कठोर होता है और वो कठोरता होती है स्क्लेरेकाइमा ऊतक की वजह से। 22वां प्रश्न है, कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है एपिडर्मिस। देखिए दोस्तों, जो कोशिकाओं की बाहरली परत होती है, सबसे बाहर की परत होती है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। 23वां प्रश्न है, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पादपों की एपिडर्मिस कैसी होती है? यानी कि जो पादपों की सबसे बाहर की कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं? तो दोस्तों वो होती है मोटी। 24वां प्रश्न है, एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाहरी सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है, इस परत को पौधे को क्या लाभ है? देखिए दोस्तों, जो एपिडर्मल कोशिका है वो पौधे पर एक मोम जैसी परत बनाती है जो जल की प्रतिरोधी होती है। तो उस प्रतिरोधी जो परत है उसका पौधे को क्या लाभ होता है? इसका उत्तर है यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक से पौधे की रक्षा। तो दोस्तों, जो ये मोम जैसी परत है ये पौधे को चोट लगने की स्थिति में या फिर परजीवी कवक से संक्रमण होने की स्थिति में पौधे की रक्षा करती है। एक बीच में एक परत बना देती है जिससे जो आघात है या परजीवी है उसकी पौधे के अंदर एंट्री रुक जाती है। 25वां प्रश्न है, पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है स्टोमेटा, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं रंध्र। तो दोस्तों, जो पत्ते होते हैं, पत्तों के नीचे की साइड में छोटे छोटे सुराख बने होते हैं यानी कि छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को स्टोमेटा यानी कि रंध्र बोला जाता है। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो उन्हीं रंध्रों यानी कि स्टोमेटा के द्वारा ही
सांस लेते हैं या फिर गैसों का आदान प्रदान करते हैं, और उन्हीं के थ्रू ही वाष्पोत्सर्जन भी होता है। 26वां प्रश्न है, स्टोमेटा को 2 वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उन कोशिकाओं का नाम है रक्षी कोशिकाएं। जो स्टोमेटा होता है वो पत्तियों के नीचे छिद्र होता है, उसको बोला जाता है स्टोमेटा। और जो स्टोमेटा है उसके दोनों तरफ 2 वृक्क के आकार, या वृक्क यानी किडनी के आकार की कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं के अंदर स्टोमेटा होता है। तो उन किडनी के आकार की जो कोशिकाएं हैं उनको बोलते हैं रक्षी कोशिकाएं। प्रश्न नंबर 27 है, पादप में गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन किनके माध्यम से होता है? अभी हमने आपको बताया था कि ये स्टोमेटा के माध्यम से होता है, यानी रंध्रों के माध्यम से होता है। 28वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन तैयार करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। प्रश्न 29 है, जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं क्या काम करती हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है जल को सोखने का काम। जो जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं, एपिडर्मल कोशिका मतलब बाहर की कोशिकाएं होती हैं, वो जल को सोखने का काम करती हैं, और जो जड़ों के अंदर धागेनुमा रचनाएं होती हैं वो जल अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं। दोस्तों 30वां प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, उस पदार्थ का क्या नाम है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं क्यूटिन। 31वां प्रश्न है, पेड़ों की छाल की कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो उसका उत्तर है मृत कोशिकाएं। देखिए दोस्तों, जो पेड़ बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी पहले वाली जो स्किन होती है उसको छाल बोलते हैं, उस छाल को आपने पेड़ों के तने पर जरूर देखा होगा। तो वो एक सूखी खाल होती है, यानी कि सूखी कोशिकाएं होती हैं। सूखी का मतलब है मृत कोशिकाएं होती हैं। 32वां प्रश्न है, पेड़ों की छाल को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाने वाला पदार्थ कौन सा है जो इसकी भित्ति में पाया जाता है? देखिए दोस्तों, जो पेड़ों की छाल है उसकी भित्ति में एक पदार्थ पाया जाता है जो छाल को हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है। उस पदार्थ का नाम है दोस्तों सुबेरिन। 33वां प्रश्न है, एक ही तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने तथा एक ही तरह के दिखाई देने वाले ऊतकों को कैसे ऊतक कहा जाता है? तो इसका उत्तर है साधारण स्थायी ऊतक। प्रश्न नंबर 34 है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है जटिल ऊतक। 35वां प्रश्न है, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं? तो इसका उत्तर है जटिल ऊतक। देखिए, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ऊतक हैं। जो जाइलम ऊतक है वो जल का संवहन करता है, और जो फ्लोएम ऊतक है वो पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को विभिन्न भागों तक भेजता है। जो जाइलम ऊतक है वो जड़ में पाया जाता है, और जड़ के अंदर से जल का अवशोषण करके पूरे पेड़ में भेजता है। और जो फ्लोएम उत्तक है वो पत्तियों में पाया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले उत्पाद यानी कि उनके भोजन को पेड़ पौधे के पूरे शरीर में पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 36 है, जाइलम और फ्लोएम उत्तक को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्योंकि ये पदार्थों का संवहन करते हैं तो इन्हें संवहन उत्तक बोला जाता है। जो जाइलम है वो जल का वहन करता है, और जो फ्लोएम है वो पादप के भोजन का यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद बना है उसका पूरे पेड़ में भ्रमण करवाता है, उसका वहन करता है। 37वां प्रश्न है, जाइलम ऊतक के भाग कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है जाइलम ट्रैकिड, जिसको वाहिनिका बोलते हैं, और दूसरा है वाहिका। जो वाहिनिका है वो वाहिका से थोड़ा बारीक और पतली होती है। दूसरा है वाहिका। तीसरा है जाइलम पैराकाइमा, और चौथा है जाइलम फाइबर, यानी कि फाइबर का मतलब रेशे। प्रश्न 38 है, जो ट्रैकिड यानी वाहिनिकाएं हैं और वाहिकाओं द्वारा किसका संवहन होता है? तो इसका उत्तर है पानी और खनिज लवण का। प्रश्न 39 है, भोजन का संग्रह कौन करता है? तो इसका उत्तर है जाइलम पैराकाइमा। प्रश्न नंबर 40 है, पादपों में सहारा देने का कार्य कौन करता है? तो इसका उत्तर है जाइलम फाइबर, यानी कि रेशे।
प्रश्न नंबर 41 है, फ्लोएम ऊतक के अवयव कौन कौन से हैं, यानी कि जो फ्लोएम ऊतक है वो उसके भाग कौन से हैं। इसका उत्तर है चालिनी नलिका यानी कि सीव ट्यूब्स, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेकाइमा तथा फ्लोएम रेशे। देखिए दोस्तों, जाइलम में था जाइलम पेरेकाइमा और फ्लोएम में है फ्लोएम पेरेकाइमा और फ्लोएम रेशे। 42वां प्रश्न है, पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक कौन सा ऊतक पहुंचाता है। हमने आपको बता ही दिया था कि जो फ्लोएम ऊतक है वो प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले उत्पाद यानी कि पौधे का जो भोजन है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 43 है, फ्लोएम कोशिकाएं कैसी होती हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है जीवित। जो रेशे होते हैं केवल रेशे मृत होते हैं, बाकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। प्रश्न नंबर 44 है, वे कौन सी कोशिकाएं हैं जो शरीर को गति करवाती हैं। यह प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया, इसका उत्तर था पेशी कोशिकाएं। 45वां प्रश्न है, शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन गैस को कौन पहुंचाता है। तो इसका उत्तर है रुधिर यानी कि रक्त। देखिए दोस्तों, जो रुधिर है उसका शुद्धिकरण हमारे फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों के अंदर होता है, और जो हृदय है, हृदय केवल जो रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। हृदय के अंदर कोई शुद्धिकरण नहीं होता। जो रुधिर के अंदर ऑक्सीजन मिलाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर की जाती है वो फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों के अंदर होती है। और रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन नामक तत्व पाया जाता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। उसी की वजह से जो ऑक्सीजन है वो रुधिर के अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के माध्यम से जो फुफ्फुस है उसके अंदर आ जाती है और हम उसको नाक के द्वारा शरीर के बाहर छोड़ देते हैं। और जो ऑक्सीजन रुधिर ने ली थी वो रुधिर बहता हुआ पूरे शरीर की कोशिकाओं तक उस ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। प्रश्न नंबर 46 है, रुधिर शरीर के अंदर किन किन पदार्थों का वहन करता है। तो इसका उत्तर है भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अपशिष्ट पदार्थ। 47वां प्रश्न है, रक्त या रुधिर कैसा ऊतक है। तो इसका उत्तर है तरल संयोजी ऊतक। देखिए दोस्तों, जो रुधिर है या रक्त है यानी कि ब्लड, वो तरल होता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन वो संयोजी ऊतक भी होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जो तत्व हैं वो होते हैं। तो 48वां प्रश्न है, जंतु के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों उसको बोलते हैं एपिथेलियम ऊतक। प्रश्न नंबर 49 है, त्वचा किसका उदाहरण है। तो दोस्तों इसका उत्तर है एपिथेलियम ऊतक का। जो एपिथेलियम ऊतक होता है दोस्तों, जैसे हमारे शरीर के बाहरी जो है वो त्वचा है, तो वो भी एपिथेलियम का उदाहरण है। हमारे शरीर के आंतरिक अंग भी जो हैं उनकी बाह्य स्किन है जो वो एपिथेलियम ऊतक से ही बनी है। तो जब भी शरीर के अंदर कोई चीज़ एंटर करेगी यानी कोशिकाओं के अंदर कोई चीज़ जाएगी, कोई गैस या कोई भोजन का कण जाएगा या कोई कण शरीर के बाहर निकलेगा, तो वो एपिथेलियम ऊतक की किसी न किसी परत से होकर जरूर जाता है। तो 50वां प्रश्न है, शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत किस ऊतक की बनी है। तो इसका हमने आपको जवाब दे दिया था कि ये एपिथेलियम ऊतक होता है। प्रश्न 51 है, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है वहाँ कैसी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं, यानी कि जो एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं वो किसी न किसी अंग की बाहर की कोशिकाओं को ही बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा कोई संवहन होगा वहाँ पर बहुत ही पतली कोशिकाएं होती हैं। इसी वजह से वहाँ पर जो है एपिथेलियम ऊतक की चपटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। 52वां प्रश्न है, चपटी एपिथेलियम कोशिकाओं को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है सरल शल की एपिथेलियम। 53वां प्रश्न है, त्वचा किसकी बनी होती है। तो इसका उत्तर है शल की एपिथेलियम की, क्योंकि त्वचा भी बहुत पतली होती है और जो पतली कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं शल की एपिथेलियम। 54वां प्रश्न है, त्वचा की एपिथेलियम कटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। यानी कि दोस्तों जब हम त्वचा की एपिथेलियम को देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखेंगे, तो हमें उसमें बहुत सारी परतें दिखाई देती हैं, यानी कि बहुत सारे स्तर, बहुत सारे लेवल उसमें दिखाई देते हैं। तो इस वजह से उसको क्या कहते हैं, इसका उत्तर है स्तरित शल्कीय एपिथेलियम।
55वां प्रश्न है, जहाँ अवशोषण और स्राव होता है जैसे कि हमारी आंत में होता है, वहाँ की जो एपिथेलियम है कोशिकाएं वो कैसी पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं। प्रश्न नंबर 56 है, श्वास नली में पाए जाने वाले सीलिया में कौन सा ऊतक होता है? तो देखिए दोस्तों, जो श्वास नली है उसमें पाया जाता है स्तंभाकार एपिथेलियम, और उसमें सीलिया होते हैं, वो बालनुमा रचनाएं होती हैं जो हमारे सांस के द्वारा अंदर जाने वाले धूल मिट्टी को रोकते हैं और हमें फेफड़ों में गंदगी को जाने से बचाते हैं। 57वां प्रश्न है, वृक्क नली तथा लार ग्रंथि की नली के आस्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है घनाकार एपिथेलियम, यानी कि जो एपिथेलियम होता है वो घन के आकार का होता है। प्रश्न 58 है, ग्रंथि का निर्माण करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है ग्रंथिल एपिथेलियम। प्रश्न 59 है, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? पहले भी हमने इसको कवर किया था, तो इसका उत्तर है प्लाज्मा। रुधिर का जो तरल भाग है जिसकी वजह से रुधिर तरल बनता है, उस भाग का नाम है प्लाज्मा, और इसी प्लाज्मा के अंदर लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स इत्यादि होते हैं। प्रश्न 60 है, प्लाज्मा में क्या निलंबित रहता है? तो इसका उत्तर है लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, तथा प्लेटलेट्स। देखिए दोस्तों, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं यानी कि आरबीसी होती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जिसका रंग लाल होता है। और जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, वो हमारे शरीर को बाह्य संक्रमण से बचाती हैं। जैसे ही कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस वो शरीर में एंटर करता है, तो ये श्वेत रक्त कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं और उस बैक्टीरिया को या उस वायरस को मारने लगती हैं, ख़त्म करने लगती हैं। तथा जो प्लेटलेट्स होती हैं दोस्तों, वो तब काम आती हैं जब हमारे शरीर में कोई घाव या कोई चोट लगती है और रक्त का स्राव होता है। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो जो उस घाव के ऊपर जमकर वहाँ पर रक्त का थक्का जमा देती हैं, जिससे हमारा जो रक्त का जो स्राव था वो बंद हो जाता है। तो 61वां प्रश्न है, अस्थि यानी कि हड्डी कैसा ऊतक है? तो दोस्तों ये भी संयोजी ऊतक है। 62वां प्रश्न है, अस्थि कोशिकाएं यानी कि हड्डियां किसकी बनी होती हैं? तो इसका उत्तर है कैल्शियम तथा फास्फोरस। तो जिन व्यक्तियों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो डॉक्टर उनको कैल्शियम की टैबलेट देते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, दो अस्थियां यानी कि दो हड्डियां किस संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं? कहने का मतलब ये है कि जैसे दो हड्डियां हैं वो आपस में किस ऊतक की वजह से जुड़ेंगी, जैसे कि हमारे जॉइंट होते हैं जैसे घुटना या कोहनी। तो दोस्तों इसका उत्तर है स्नायु, यानी कि जिनको हम लिगामेंट बोलते हैं। तो दोस्तों ये लिगामेंट होते हैं जो भी हमारे जॉइंट होते हैं, जैसे घुटना, टखना, कोहनी या हाथ में जो भी जॉइंट बनते हैं, वहाँ पर ये लिगामेंट होते हैं, और इन्हीं लिगामेंट के द्वारा ही दो अस्थियां यानी कि दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। 64वां प्रश्न है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है कंडरा यानी कि टेंडन। देखिए दोस्तों, जब भी दो हड्डियां आपस में जुड़ेंगी तो वो जुड़ेंगी लिगामेंट की वजह से, यानी कि लिगामेंट उनको जोड़ेगा, और जब भी अस्थियों मांसपेशियों के साथ जुड़ेंगी तो वो जुड़ेंगी कंडरा यानी कि टेंडन नामक ऊतक की वजह से। तो 65वां प्रश्न है, उपस्थि कैसा ऊतक है? तो देखिए पहले आप उपस्थि का मतलब जान लीजिए दोस्तों। जो उपस्थि है उसका मतलब है, एक होता है अस्थि यानी कि हड्डी, लेकिन उपस्थि होता है जो देखने में या फील करने में हड्डी जैसा होता है लेकिन उससे बहुत नरम होता है। जैसे कि हमारी नाक की हड्डी वो एक उपस्थि है, हमारा कान वो भी एक उपस्थि का उदाहरण है। तो उपस्थि कैसा ऊतक है? ये एक संयोजी ऊतक है। प्रश्न 66 है, नाक, कान, कंठ और जो सांस की नली है उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? इसका उत्तर है उपस्थि संयोजी ऊतक। आप सब लोग जान ही गए होंगे अब कि जो नाक है उसमें जो नरम हड्डी होती है जिसको हम जो लचीली होती है वो एक उपस्थि का उदाहरण होती है,
और जो नाक, कान, कंठ और सांस की नली में पाया जाता है वो उपास्थि संयोजी ऊतक होता है। प्रश्न नंबर 67 है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाए जाने वाले ऊतक का क्या नाम है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं एरियोलर ऊतक। और जो एरियोलर ऊतक है दोस्तों, वो हमारे जो शरीर के अंदर अंग होते हैं उनके बीच में जो खाली स्थान होता है, खाली जगह होती है, उसको जो भरने का कार्य करता है वो भी एरियोलर ऊतक ही है। प्रश्न नंबर 68 है, वसा का संग्रह करने वाला जो वसामय ऊतक है वो कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों वो पाया जाता है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंग हैं जो उनके बीच में। जब भी देखिए दोस्तों किसी को गहरी चोट लगती है या मतलब स्किन उतर जाती है, तो उसके नीचे जो वाइट वाइट जो आपको देखने को मिलता है वो वसा ही होती है, और इस वजह से जो वसा है वो स्किन के नीचे पाई जाती है। इसीलिए जब भी चोट लगती है और ऊपर की स्किन उतरती है तो नीचे वाइट वाइट जो वसा है वो दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशीय ऊतक की लंबी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको बोलते हैं पेशीय रेशा यानी कि मसल फाइबर। 17वां प्रश्न है, पेशियों में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिकुड़ने वाला प्रोटीन। देखिए दोस्तों, जो हमारे शरीर में गति होती है यानी कि किसी भी जीव जंतु के शरीर में जो गति होती है वो पेशियों की वजह से ही होती है। जो पेशी ऊतक हैं उन्हीं की वजह से शरीर में गति आती है। और पेशी ऊतक के अंदर भी एक प्रोटीन होता है जो सिकुड़ता रहता है या फैलता रहता है, उसी वजह से पेशी में मूवमेंट होती है और जो शरीर है उसमें भी मूवमेंट उसी की वजह से होती है। तो उस प्रोटीन को बोलते हैं सिकुड़ने वाला प्रोटीन। प्रश्न नंबर 71 है, हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करवा सकते हैं, ऐसी पेशियों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको बोलते हैं ऐच्छिक पेशी यानी कि वॉलंटरी मसल। तो दोस्तों ऐच्छिक पेशी उनको बोलते हैं जैसे जो हमारे हाथ हैं या हमारे पैर हैं उनको हम अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। कब जो अपना हाथ पैर है कब हिलाना है कब नहीं हिलाना है वो हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। और जो हमारे ऐच्छिक कार्य होते हैं यानी कि जो हम करना चाहते हैं वो अच्छी इच्छा ही होती है, और जो इच्छा के अनुसार काम करते हैं उसको ऐच्छिक बोलते हैं। जो भी हम अपने इच्छा अनुसार करते हैं, चलना फिरना, हाथ हिलाना, बात करना, खेलना कूदना, तो ये सभी कार्य ऐच्छिक पेशियों द्वारा किए जाते हैं जिनको हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। तो 72वां प्रश्न है, ऐच्छिक पेशियों का हड्डियों से जुड़ा होने का कारण दूसरा क्या नाम है? तो इनको बोलते हैं कंकाल पेशी, क्योंकि जो ऐच्छिक पेशियां हैं उनका जो संपर्क है, जो वो जुड़ी होती हैं वो हड्डियों से होती हैं, इसी वजह से इनको कंकाल पेशी बोला जाता है। तो प्रश्न नंबर 73 है, ऐच्छिक पेशी के धारियों या फिर रेखाओं की तरह दिखाई देने के कारण इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो ऐच्छिक पेशी है जब भी हम उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो उसके अंदर जो रेखाएं हैं या धारियां हैं वो बनी हुई दिखाई देती हैं, और इन्हीं धारियों या रेखाओं की वजह से धारियों और रेखाओं की जैसा दिखाई देने की वजह से जो इसका नाम है वो रेखित पेशी है। तो प्रश्न नंबर 74 है, अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करने वाली पेशियां कौन सी होती हैं? तो दोस्तों अनैच्छिक कार्य होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे छींक आना, और जो रुधिर है उसका नसों में बहना, उसका जो ब्लड प्रेशर है, जो रक्तदाब है उसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते। तो और पलकों का झपकना, ये सभी अनैच्छिक कार्य होते हैं और इनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये अनैच्छिक कार्यों को जो नियंत्रित करने वाली पेशियां होती हैं उनका नाम है चिकनी पेशियां या फिर अनैच्छिक पेशियां। प्रश्न नंबर 75 है, अनैच्छिक पेशियों को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसको जानते हैं आरेखित पेशी के नाम से। प्रश्न नंबर 76 है, हृदय की धड़कन यानी कि जो हृदय की अनैच्छिक पेशियां होती हैं वो जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं, यानी कि जो हृदय की पेशियां होती हैं वो लगातार धड़कती रहती हैं। तो उन पेशियों को क्या कहते हैं जो हृदय की धड़कन के लिए जिम्मेवार हैं? तो उनको बोलते हैं कार्डिक पेशी या फिर हृदयक पेशी। तो प्रश्न नंबर 77 है, शरीर में सूचनाओं का वहन किसके माध्यम से होता है, यानी कि जो सूचनाएं हैं उसको एक भाग से दूसरे भाग तक लेके कौन जाता है?
यानी कि उस अंग से लेकर जो प्रभावित अंग होता है, उस अंग से जो मस्तिष्क है वहाँ तक उन सूचनाओं को कौन पहुँचाता है? तो इसका उत्तर है तंत्रिका कुछ ऊतक। प्रश्न नंबर 78 है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं किन ऊतकों की बनी होती हैं? तो इसका उत्तर है तंत्रिका ऊतक का। प्रश्न नंबर 79 है, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है तंत्रिका कोशिका, या फिर हम उनको बोलते हैं न्यूरॉन्स, और जो मस्तिष्क होता है वो भी न्यूरॉन से मिलकर ही बनता है। प्रश्न 80 है, प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका नाम है एक्सॉन। प्रश्न नंबर 81 है, तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी हो सकती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 1 मीटर तक। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था, और इस प्रश्न के साथ ही हमने जो अपना छठा चैप्टर था उसको पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वन लाइनर साइंस सीरीज़ कैसी लग रही है। धन्यवाद दोस्तों।